तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा बेखा जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है, जाकर जैंग मासू के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जैंग मासू जो होता है अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है कि लड़के, मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से बीस्ट हो, लेकिन तुम्हें तलवारबाजी भी आती है। तो यहीं पर से जैंग मासू से कहता है, लेकिन अफसोस कि तुमने गलत बंदे के साथ पंगा ले लिया। एक बीस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी के ऊपर भी अटैक कर सकते हो। तो वहीं पर से वो अपनी तलवार को एक स्नेक की तरह घुमाते हुए आगे की तरफ भेजता है। तो उसकी तलवार जो होती है उसके करीब पहुंच जाती है, बेखा की आंख के पास पहुंचती है। तुम्हारा बेखा भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि इसकी तलवार तो बिल्कुल एक सांप की तरह है और ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे यहाँ पर इस अटैक को डॉज करना होगा। तुम्हारा बेखा जो होता है वहीं पर से तलवार उसके काफी करीब होती है, लेकिन वो डोंकी रोल करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, उसको अवॉइड कर लेता है। इस बात से मास्टर जैंग भी काफी हैरान होता है और कहता है कि लड़के, तुम्हें तो यहाँ पर स्पेशल टेक्निक भी आती है जिसके साथ तुम यहाँ पर अटैक्स को डॉज कर सकते हो, लेकिन तुमने ये वाली टेक्निक कहाँ पर से सीखी है। जबकि माँ बेखा पीछे हटने के बाद सोच रहा होता है कि ये वाली टेक्निक्स मैंने अपनी फैमिली से सीखी थी। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि जैंग मासू से कहता है कि देखते हैं कि अब तुम यहाँ पर इस अटैक को कैसे ब्लॉक कर पाते हो। पहले तुमने सिर्फ एक स्नेक को अवॉइड किया था, लेकिन अब यहाँ पर एक से ज्यादा स्नेक्स आएंगे। और साथ ही वो अपनी तलवार को फिर से सामने की तरफ भेजता है, लेकिन इस बार वो अपनी तलवार को कई सारे क्लोन्स में चेंज करता है, जिसके अंदर से एक दो नहीं बल्कि 4 स्नेक्स निकल आते हैं। तो वो से कहता है अगर तुमने इस अटैक को डॉज कर लिया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। और इसी के साथ ही अब वहां पर जो स्नेक होता है उसका नाम 4 ड्रैगन बाइंड होता है। इस टेक्निक के साथ वो एक ही तलवार जो होती है वो 4 स्नेक्स में बढ़ जाती है और वो स्नेक्स जो होते हैं हमारे बेखा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो राइमी भी चलाकर उसे कहते हैं कि बेखा प्लीज वहां पर सामने से हटो, लेकिन बेखा के पास सामने से हटने का समय नहीं होता। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और इसी धमाके के हटने के बाद दिखाता है कि हमारा बेखा जो होता है वो काफी दूर लुढ़कता हुआ जाकर खड़ा होता है, यानी कि उसने अपने आप को बचा लिया होता है। तो वो जिंदा बच गया होता है इस अटैक के बावजूद भी। तो जैंग मासू से कहता है कि बहुत ही अच्छे, तुमने तो वाकई में जहां पर इस अटैक को डॉज कर लिया। मैं इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हुआ हूं कि तुमने पहली बार मेरी 4 ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक को देखा और इसके बावजूद तुमने इस अटैक को अवॉइड कर लिया है। लगता है कि तुम यहाँ पर किसी बड़ी मार्शल फैमिली के यंग मास्टर हो, लेकिन तुम यहाँ पर अपना नाम छुपा रहे हो। तो इसी के साथ ही वो से कहता है कि मैंने तुम्हारी फुटवर्क टेक्निक को देखा, जिस तरह से तुमने यहाँ पर फुटवर्क टेक्निक को यूज किया और मेरे सारे के सारे स्नेक्स के अटैक्स को अवॉइड किया। ये टेक्निक्स तो खास तौर पर किसी बड़ी फैमिली की हो सकती है, कुछ बड़ी फैमिलीज के लोग ही अपने यंग मास्टर्स को इस तरह की टेक्निक सिखाते हैं। हमारा बेखा जो होता है वहां पर अपने आप को कोस रहा होता है कि उसने यहाँ पर सोंग फैमिली की टेक्निक को यूज किया है। तो उसके फादर उसे बचपन में जो ट्रेनिंग देते रहे हैं वही ट्रेनिंग उसके यहाँ पर मुश्किल वक्त में काम आ रही है। हर बार मुश्किल वक्त में उसे यहाँ पर अपनी फैमिली की वो ट्रेनिंग्स याद आ जाती है और उन ट्रेनिंग्स को वो यूज करके अपने आप को बचाता है। तुम्हारा बेखे को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं है। वो कहता है कि मुझे सोंग फैमिली की टेक्निक यूज करना बिल्कुल ही पसंद नहीं है और साथ ही उसे कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी बड़ी फैमिली से नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बस यहाँ पर एक आम सा सोल्जर हूँ। तो जैंग मासू उसकी बात सुनने के बाद खामोश होता है, फिर साथ उसे कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम अटैक को अवॉइड कर लोगे या ब्लॉक कर लोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो मैं यहाँ पर अपने वादे को पूरा करूंगा, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता हूँ। फिर साथ ही उसे कहता है क्या, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, मुझे एक बात तो समझाओ जरा। यहाँ पर डोंगबैंग चुनहू ने सभी के सामने इस बात को 3 साल पहले अनाउंस किया था कि तुम उसके अडॉप्टेड बेटे हो, यानी कि तुम उसके बेटे हो। अगर तुम उसके बेटे हो तो फिर तुम इस लड़की के भाई हुए, लेकिन तुम दोनों को देखकर किसी भी एंगल से ऐसा लगता नहीं है कि तुम दोनों भाई बहन हो, क्योंकि यहाँ पर उस लड़की की आंखों में साफ दिखाई दे रहा है कि वो तुमसे दूसरे वाला प्यार करती है, जैसे कि तुम दोनों एक दूसरे के लवर हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोग यहाँ पर एक ऐसा टैबू करने की कोशिश कर रहे हो, दो तुम दोनों भाई बहन हो लेकिन इसके बावजूद तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करने की गलती कर रहे हो। फिर साथ ही उनसे कहता है कि मुझे गलत मत समझना, मैं यहाँ पर तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बल्कि मुझे इस तरह के टैबूज बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे तो खुद इस बात में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट महसूस होती है कि दो लोग जो कि यहाँ पर उनका रिलेशन कुछ और वो यहाँ पर एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। और बेकास की बात सुनने के बाद वहां पर समझ जाता है कि यार ये बंदा कौन है। तुम्हारा बेका कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इंसान हो सकता है। बेका कहता है कि ये बंदा जो भी है ये हमारे ग्रैंड मार्शल का नाम यहाँ पर ले रहा है, इसे ग्रैंड मार्शल कहे बिना, उसे रिस्पेक्ट दिए बिना उसका नाम ले रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक इंसान हो सकता है, ये कमीना जैंग मासू ही हो सकता है। मैंने यहाँ पर इसके बारे में इतना सुना था कि ये एक चालाक इंसान है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये एक अच्छा तलवारबाज और साथ ही एक स्ट्रॉन्ग मार्शल मास्टर भी है। ये एक बहुत ही बड़ा मास्टर माइंड है जो कि हर एक किस्म के प्लान के पीछे है। इसने जो कुछ भी ग्रैंड मार्शल के साथ किया और उसके बाद अब यहाँ पर मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ इसी की वजह से तो हो रहा है। ये इस वक्त ग्रैंड मार्शल का सबसे बड़ा दुश्मन है, यानी कि मेरा भी बड़ा दुश्मन है। तो इसी के साथ ही जैंग मासू से कहता है कि लड़के, तुम यहाँ पर अगर मुझे ज्वाइन कर लेते हो तो फिर तुम्हें इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर तुम मुझे ज्वाइन कर लेते हो तो फिर मैं यहाँ पर इस लड़की राइमी के बाप ग्रैंड मार्शल को हराने में तुम्हारी मदद करूंगा। हम ग्रैंड मार्शल को मार डालेंगे, उसे गद्दी से हटाकर उसे मार डालेंगे और उसके बाद तुम इस लड़की के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार सकते हो। तुम दोनों शादी कर लेना, जो तुम करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं होगी।
क्योंकि ग्रैंड मार्शल के लिए तो वक्त पूरा हो चुका है, ग्रैंड मार्शल का वक्त खत्म होने वाला है। अगर वो मेरा शिकार नहीं बनेगा तो बहुत ही जल्दी वो किसी और का शिकार बन जाएगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पर मुझे ज्वाइन कर लेते हो तो फिर तुम्हें तुम्हारा हर एक सपना पूरा हो सकता है। तुम्हें बस यहाँ पर मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाना है और उसके बाद तुम अपने हर सपने को पूरा कर पाओगे। तुम्हारा बेका जो होता है वहां पर बैठा होता है और उसके बारे में सोच रहा होता है, जब किसी के साथ ही साइड के ऊपर से कमांडर निकल कर आ जाते हैं। कमांडर अपने साथ अपनी पूरी स्क्वाड को लेकर वहां पर आते हैं और जैंग मासू ने वहां पर देखने के बाद कहता है, मुझे लगता है कि मेरे यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि कमांडर तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आया है। लेकिन मेरी इस बात के बारे में गौर करना और सोचकर मुझे बताना कि क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं, क्योंकि मेरी ऑफर रहने वाली है। तो जैंग मासू जो होता है वहां पर से चला जाता है और उसे कहता है कि फिलहाल के लिए हमारी बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। और जैंग मासू के वहां चले जाने के बाद मास्टर जो होते हैं वो भागते हुए उसके पास आते हैं, जबकि हमारा बेका जो होता है वो सोच रहा होता है कि ये बंदा वाकई में बहुत ज्यादा टेरिफाइंगली पावरफुल है और इस जैसे स्कीमर बंदे से मुझे बचकर ही रहना चाहिए। तो इसी के साथ ही राइमी जो होती है भागती हुई पहले आकर उसके साथ लिपट जाती है और उसे गले से लगा लेती है। तो मैं बेका उसे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और तुम ये क्या कर रही हो, प्लीज जल्दी से साइड पर हट जाओ, बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं। तो वो उसे कहते हैं कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, कोई भी यहाँ पर हमें देख ले, मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है। दूसरी तरफ से बाकी के सभी सोल्जर्स जो होते हैं वो ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये दोनों भाई बहन है, लेकिन इस तरह से यहाँ पर गले तो लवर्स लगते हैं। और इसी के साथ ही कमांडर जो होते हैं वो भी ये देखने के बाद कहते हैं कि मुझे तो इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। और वो सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग जाओ, जाकर उन लोगों का पीछा करो जहाँ पर कोई भी खड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी के साथ ही ग्रैंड मार्शल भी वहां पर पीछे पहुंच जाते हैं। ग्रैंड मार्शल वहां पर आने के बाद जब देखते हैं कि उसकी बेटी जो है वो यहाँ पर बेका के साथ लिपटी हुई है, तो ये देखने के बाद वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें फैमिली का दिखाया जाता है, जहाँ पर राइमी को घर ले जाया जाता है और राइमी जो होती है बहुत ज्यादा खुश होती है और बाकी भी वहां पर आगे बढ़ी होती है, नौकरों के साथ टकरा जाती है। तो नौकरानियां उसे कहते हैं कि यंग लेडी आपको क्या हो गया, आप यहाँ पर आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हैं। तो वो उसे कहते हैं प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी में हूँ क्योंकि वो वापस आ गया है। तो वो उसके रूम की तरफ जा रही होती है, जबकि लड़कियां कहती हैं लगता है ये बेका के रूम की तरफ जा रही है। तो इसी के साथ ही वो कहते हैं कि लेकिन रात के वक्त इसे वापस लाया गया था और बेका को भी वापस लाया गया था। राइमी जो होती है भागती हुई जाती है और बेका के रूम के बाहर वहां पर काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर खड़ी होती है, काफी ज्यादा खुश भी होती है और वो दरवाजा खोलती है और कहते हैं कि सोंगा सोंगा चलो आ जाओ, हम लोग आज सुबह एक साथ नाश्ता करेंगे। लेकिन जब वो रूम में आती है तो हमारा बेका वहां पर होता ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि वो कहां पर चला गया। तो यहीं पर से बाहर का सीन दिखाया जाता है कि ग्रैंड मार्शल जो होते हैं हमारे बेका को अपने साथ लेकर बाहर की तरफ जा रहे होते हैं और रास्ते में उसे कहता है कि मेरे बच्चे, मुझे लगता है कि हम लोग पिछले कई सालों में पहली बार इस तरह से वॉक पर निकले हैं, पहली बार मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आया हूं। तो वो उसे कहता है जी मास्टर ऐसी बात है, पहली बार मेरे साथ बाहर आए हैं। तो ग्रैंड मार्शल उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया है, तुम 3 साल तक यहाँ पर से बाहर रहे, उस वक्त भी मैंने तुम्हें यहाँ पर मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया था। तुम्हारा बेका कहता है नहीं ऐसी बात नहीं, आपकी वजह से मुझे बहुत कुछ मिला है और इसके लिए यहाँ पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हारा भी यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने यहाँ पर मोयोंग का बदला लिया है। साथ में पता है कि जनरल मोयोंग जो कि तुम्हारा ब्रदर बना हुआ था वो मेरे लिए मेरे बेटे की तरह था, बचपन से यहाँ पर मेरे साथ और मैंने यहाँ पर उसे ट्रेनिंग देकर एक जनरल बनाया था। जनरल मोयोंग और उसकी पूरी स्क्वाड को धोखा दिया गया, जिसकी वजह से वो बेचारे वहां पर बैटलफील्ड के ऊपर मारे गए, लेकिन तुमने उन मिनिस्टर्स को मारकर उसकी मौत का बदला लिया है। इसी वजह से मैं तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहता था कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि तुम्हारी वजह से राइमी की भी जान बची है। राइमी भी वहां पर रात के वक्त मर सकती थी, लेकिन तुमने राइमी को बचाया है। लड़के तुम्हारे मेरे ऊपर बहुत ज्यादा एहसान है, लेकिन तुम राइमी के बारे में जो कुछ भी सोचते हो क्या तुम्हें लगता है कि वो पॉसिबल है? अगर तुम मंगोलियन किंग ताजार का सर काटकर मेरे पास लेकर आते हो तो फिर तुम्हारी एक ख्वाहिश को पूरा कर दूंगा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे तुम राइमी से शादी करना क्यों ना चाहते हो, तुम्हारी एक ख्वाहिश को पूरा करूंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 22 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब हमारा बेका जो है क्या वो यहाँ पर से मंगोलियन किंग ताजार को मारने के लिए फिर से निकल पड़ेगा, क्योंकि उसे राइमी से शादी तो करनी है।